क्या नीतीश कुमार के राजनीतिक करियर के भविष्य को लेकर के सवाल उठने लगे हैं? क्या बिहार में वोट पड़ने से पहले ही बीजेपी ने इसकी पटकथा लिख ली है? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के एक बयान एक बम की तरह फूटा है। वही बयान जिसमें उन्होंने कहा कि सीएम का फैसला चुनाव बाद होगा। आज के शो में इसी पर विस्तार से बात करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह के बयान के बाद विपक्ष ने क्या प्रतिक्रिया दी, फिर बीजेपी ने क्या सफाई दी, क्यों कहना पड़ा कि एनडीए तो नीतीश के ही नेतृत्व में लड़ रहा है, और अगर लड़ रहा है तो सीएम के तौर पर उनके नाम के ऐलान में दिक्कत क्या है। याद दिलाया जा रहा है कि नेतृत्व तो शिवराज सिंह चौहान और एकनाथ शिंदे का भी था, लेकिन दोनों ही मुख्यमंत्री नहीं बने। एक्सपर्ट से समझेंगे अंदर की बातें, ये भी जानेंगे कि महागठबंधन में कहां ब्रेक फंसे हुए हैं और इस खींचतान से उसे कितना नुकसान हो सकता है। गुजरात में मंत्रियों के रिशफल के बाद कौन से नाम सामने आए और उनके क्या पॉलिटिकल मायने निकाले जा रहे हैं, कौन सी रणनीति को काउंटर करने का प्लान बना है। राहुल गांधी की बात भी करेंगे और उनकी 2 मुलाकातों की भी। क्या सरकार को इन मुलाकातों से समस्या है? क्या राहुल गांधी को रोकने की कोशिश हुई? और जानेंगे तेजस के MK-1A की पहली उड़ान में क्या खास था। नमस्ते, अपन है कुलदीप और आप देख रहे हैं दी ललन टॉप शो। Brought to you by Mrs. Bectors. Mrs. Bectors क्रेमिका नॉन-स्टॉप बिस्किट्स और चाय तो स्वाद आ जाए। नीतीश कुमार का भविष्य कैसा होगा? बिहार की राजनीति में शायद ये इस समय सबसे बड़ा सवाल बन चुका है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान ने व्याख्याओं के नए द्वार खोल दिए हैं। आज तक के मंच पर 16 अक्टूबर को दिए बयान में शाह ने कहा कि एनडीए नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहा है, लेकिन जब उनसे ये पूछा गया कि क्या जीत के बाद नीतीश ही मुख्यमंत्री बनेंगे, तो उन्होंने कहा कि मैं कौन होता हूं ये डिसाइड करने वाला। मालूम नहीं आप कैसा सवाल पूछ रहे हो। मैं भला कौन होता हूं किसी को मुख्यमंत्री बनाने वाला? इतनी सारी पार्टियों का गठबंधन है, चुनाव के बाद जब बैठेंगे सभी दल, विधायक दल के नेता बैठेंगे और अपना नेता तय कर लेंगे। अभी हम नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ रहे हैं और हमारे चुनाव का नेतृत्व नीतीश कुमार जी ही कर रहे हैं। अमित शाह का ये बयान आया और विपक्ष को फिर से मौका मिल गया। विपक्ष पहले से ही बीजेपी पर नीतीश कुमार को किनारे करने के आरोप लगा रहा था। 17 अक्टूबर को नए सिरे से बयानबाजी हुई। आरजेडी के सांसद सुधाकर सिंह बोले कि हर कोई जानता है कि चुनाव के बाद नीतीश कुमार को कोल्ड स्टोरेज में डाल दिया जाएगा। चुनाव के बाद नीतीश जी का क्या करेंगे सबको जानकारी है। उनको कोल्ड स्टोरेज में डालेंगे, बाकी वो मुख्यमंत्री अपना बनाएंगे। ये तो उनका घोषित एजेंडा है। बिहार के लोग समझ रहे हैं कि गुजराती नहीं तय करेंगे कि बिहार में कौन मुख्यमंत्री रहेगा, इसीलिए बिहार सजग है, बिहारी सजग है। इंडिया गठबंधन को वोट देंगे क्योंकि ये बिहार का नेता यहाँ मुख्यमंत्री बनेगा और बिहार के बिहारियों के, हम लोगों के मंतव्य से बनेगा, न कि गुजरातियों की कहानी से। एनडीए के सहयोगी और हम पार्टी के सर्वेसर्वा जीतन राम मांझी ने चर्चाओं को हवा दी। बोले कि अमित शाह एनडीए के प्रमुख नेता हैं और अगर उन्होंने कुछ कहा है तो इसे आधिकारिक मानना चाहिए। एनडीए का प्रमुख नेताओं में हमारे अमित शाह जी हैं और यदि उन्होंने बात कही है तो उसको तो ऑथोरिटी ही माना जाएगा, अधिकृत माना जाएगा। तो हम उनके विचार से सहमत हैं क्योंकि हम एनडीए के पार्टनर हैं और जो कहे हैं कि चुनाव के बाद तय होगा तो उनके बात से सहमत हैं। लेकिन अपना विचार हमारा है व्यक्तिगत कि चुनाव के पहले नेता यानी होने वाले मुख्यमंत्री का भी नाम तय हो जाना चाहिए था, डायलमा नहीं रहना चाहिए। प्रतिक्रिया जेडीयू की ओर से भी आई। वर्किंग प्रेसिडेंट संजय झा बोले कि सब कुछ ठीक है। ये तो आप ही लोग चला रहे थे, गड़बड़ है। कभी एनडीए में कुछ गड़बड़ था ही नहीं। हम ही लोग सुनते थे कि ऐसा ऐसा सीट बोलते थे जो चर्चा में भी नहीं है। ये तो इंट्रोस्पेक्शन आप लोगों को भी करना चाहिए। किसके इशारे पर स्टोरी प्लांट होता है ये सब? कहीं कोई ऐसी बात ही नहीं थी
जिन सीटों को मैं देख रहा था कि लोग चला रहे हैं कि चला गया ये सीट। आज तक से हुई बातचीत में शाह ने यह भी कहा था कि पिछले चुनाव में बीजेपी के पास जेडीयू से ज्यादा सीटें थी। तब नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कहा था कि अब बिहार में बीजेपी का मुख्यमंत्री होना चाहिए, लेकिन हमने अपने गठबंधन और नीतीश जी की वरिष्ठता का सम्मान किया और उन्हें मुख्यमंत्री बनाया। जानकार कहते हैं कि इस बयान के जरिए अमित शाह ने एक संकेत दिया है कि जो पिछली बार हुआ शायद इस बार ना हो। हालांकि अभी ज्यादा दिन नहीं बीते हैं जब बीजेपी नेता मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर नीतीश कुमार का नाम फाइनल होने की बातें कर रहे थे। दो बड़े नाम सम्राट चौधरी और गिरिराज सिंह। जेडीयू के संजय झा ने भी पिछले महीने एक इंटरव्यू में कहा था कि सीएम फेस के लिए नीतीश कुमार का नाम ही तय है, एनडीए में कोई विवाद इस पर नहीं है। बात यह भी है कि लंबे समय तक गठबंधन की सरकारें चलाने के बाद भी अब तक बिहार में बीजेपी का कोई मुख्यमंत्री रहा नहीं है। ये बात भी किसी से छिपी नहीं है कि बीजेपी राज्य में अपना मुख्यमंत्री बनाना चाहती है और अमित शाह के नए बयान को इसी लेंस से देखा जाने लगा है। वरना अचानक से ये क्यों कहना कि सीएम फेस का फैसला चुनाव के बाद होगा, क्योंकि इसके पहले के चुनाव में मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश के नाम का खुला ऐलान किया गया था। अमित शाह ने 2020 की चुनावी रैलियों में डंके की चोट पर खुद ऐलान किया था। 2005 की कहानी भी दिलचस्प है। तब अटल बिहारी वाजपेयी ने भागलपुर में एक रैली की थी। मंच पर नीतीश कुमार भी थे। वाजपेयी ने तब किसलय अपहरण केस के मुद्दे को जोर शोर से उठाया। हालांकि मुख्यमंत्री फेस के तौर पर नीतीश कुमार के नाम का ऐलान नहीं किया। बाद में नीतीश ने कहा कि वाजपेयी ऐसा करना भूल गए थे क्योंकि सन 2000 में वाजपेयी ने ही उन्हें मुख्यमंत्री बनाया था। फरवरी 2005 में हुए चुनावों का रिजल्ट त्रिशंकु रहा। फिर उसी साल अक्टूबर में दोबारा से चुनाव हुए। तब बीजेपी नेताओं ने नीतीश कुमार के नाम का ऐलान पहले ही कर दिया। रिजल्ट एनडीए की जीत हुई। इस बीच बीजेपी की तरफ से भी एक पोस्ट आया। लिखा गया कि अमित शाह के बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। एनडीए नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ रहा है। बिहार की जनता को भी उन पर भरोसा है। अमित शाह ने आज यानी 17 अक्टूबर को अपनी सारण वाली रैली में भी यही बात दोहराई। लेकिन सवाल उठे कि जब नीतीश के नेतृत्व की बात मान रहे हैं तो फिर मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर घोषित करने में क्या दिक्कत है। पुराने कुछ रेफरेंस याद दिलाए गए। मसलन 2021 का असम विधानसभा चुनाव सर्बानंद सोनोवाल के नेतृत्व में लड़ा गया, लेकिन मुख्यमंत्री बने हिमंता बिस्वा शर्मा। 2023 का मध्य प्रदेश चुनाव शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में लड़ा गया, लेकिन मुख्यमंत्री बने मोहन यादव। 2024 का महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में लड़ा गया, लेकिन मुख्यमंत्री बने देवेंद्र फडणवीस। तो क्या यह बीजेपी की सोची समझी रणनीति है? क्या बीजेपी नीतीश कुमार पर अब भरोसा नहीं करती? क्या इसमें नीतीश के स्वास्थ्य का भी कोई एंगल है? क्या बीजेपी ने तय कर लिया है कि बिहार में उसके मुख्यमंत्री के लिए इस बार का चुनाव आर पार की लड़ाई है? और क्या सुशील कुमार मोदी के निधन के बाद बिहार में बीजेपी का कोई ऐसा नेता है जो सर्वमान्य हो? सवाल यह भी है कि अगर बीजेपी ने नीतीश कुमार की विदाई तय कर ली है तो जेडीयू का क्या होगा? ये सवाल इसलिए क्योंकि महाराष्ट्र में बीजेपी पर आरोप लगते हैं कि उसने अपनी सहयोगी शिवसेना को तोड़ दिया। एक्सपर्ट से सुनते हैं। कई लोग मानते हैं नहीं, क्योंकि ये बिहार एक प्रदेश है जहां भाजपा ने सरकार को लीड नहीं किया अभी तक। ये उनका ड्रीम प्रोजेक्ट है कि बिहार में सरकार को लीड करना। और कई लोग मानते हैं कि जीत गए तो भाजपा का चीफ मिनिस्टर बनेगा, नीतीश कुमार नहीं बनेंगे। नीतीश कुमार का स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, ये तो पूरा प्रदेश जानता है। नीतीश कुमार को कई लोग मानते हैं डूबता हुआ सितारा है क्योंकि स्वास्थ्य अच्छा नहीं है। लेकिन फिर भी नीतीश कुमार स्वास्थ्य कितना ठीक होने के बावजूद फिर भी उनकी पकड़ आज भी उतनी है कुछ कम्युनिटीज में, जिसकी वजह से भाजपा उनको हटा नहीं सकती इस समय। अगर भाजपा उनको पहले सीएम, चुनाव के पहले सीएम से हटा देती तो इस संभावना थी कि नीतीश कुमार महागठबंधन के साथ हाथ मिला सकते हैं, जैसा कि 2 बार पहले उन्होंने मिलाया है। ये भी रिस्की प्रोपोजिशन था। और अगर आंकड़े अगली असेंबली के इस तरह के होते हैं, अरिथमेटिक ऐसा होता है कि नीतीश कुमार और महागठबंधन मिलके सरकार बना सकते हैं, तो आप उनको कोई नहीं कह सकता कि वो क्या करने जा रहे हैं। तो क्या ये रिस्क आफ्टर इलेक्शन भी भाजपा लेना चाहेगी? ऑफ कोर्स, जैसा मैं कह रही हूँ, ये डिपेंड करेगा अरिथमेटिक क्या है। हो सकता है भाजपा तैयारी कर रही हो कि वो जनता दल यू को तोड़ ले चुनाव के बाद।
और उन्होंने कई सीनियर नेताओं को जो नीतीश कुमार के काफी करीब रहे हैं उनको अपनी तरफ खींच लिया है, उनसे रैपॉर्ट बिठा लिया है। तो वो हो सकता है भाजपा के साथ जाना पसंद करें अगर नीतीश दूसरी तरफ भी क्रॉस करना चाहते हैं। तो ये था बीजेपी, एनडीए और नीतीश कुमार का हिसाब किताब। अब बात इंडिया गठबंधन की करते हैं, जहां रायता समेटते नहीं बन रहा है। नौबत ये आ गई है कि कुछ सीटों पर महागठबंधन के दल आपस में लड़ते नजर आ सकते हैं। 17 अक्टूबर की तारीख पहले फेज के नामांकन की लास्ट डेट रही। शो लिखे जाने तक महागठबंधन के सीट शेयर फॉर्मूले का आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ। हालांकि उम्मीदवारों की सूचियां लगातार जारी की जा रही हैं, नामांकन भी हो रहे हैं। जानकारी के मुताबिक इंडिया गठबंधन में ऑलमोस्ट हर किसी से गरारी फंसी हुई है। वीआईपी के मुकेश सहनी 15 सीटों की मांग पर अड़ गए हैं। शुरुआत 60 की मांग से की थी, फिर 40 पर आए, फिर 20 पर आए। सहनी डिप्टी सीएम की पोस्ट के लिए भी अपने नाम का ऐलान चाहते हैं। तेजस्वी से बात की लेकिन बात नहीं बनी तो फोन घुमाया कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियों के नेताओं को। लेकिन आरजेडी के साथ सिमरी बख्तियारपुर सीट पर भी बात फंसी हुई है। पिछले चुनाव में सहनी खुद इस सीट से लड़े थे। आरजेडी के यूसुफ सलाहुद्दीन ने उन्हें करीबी अंतर से हराया था। इस बार भी आरजेडी ने सलाहुद्दीन को ही सिंबल दिया है। वीआईपी से इतर आरजेडी का कांग्रेस से अलग झगड़ा चल रहा है। सीपीआई और माले वाले भी अपना दावा ठोक रहे हैं। मसलन जाले, वैशाली, वारिसलीगंज और लालगंज सीटें पिछली बार कांग्रेस के पास थी, इस बार आरजेडी मांग रही है। नरकटियागंज सीट पर भी पेंच फंसा हुआ है। आरजेडी यहां से यादव उम्मीदवार उतारना चाहती है और कांग्रेस ब्राह्मण समुदाय के उम्मीदवार को उतारना चाहती है। बहादुरपुर सीट पर आरजेडी ने भोला यादव को सिंबल दे दिया, लेकिन सीपीआई भी इस सीट से लड़ना चाहती है। बछवाड़ा सीट पर कांग्रेस और सीपीआई के बीच सहमति नहीं बन रही। सीपीआई ने अवधेश राय को सिंबल दिया है और कांग्रेस ने शिव प्रकाश गरीबदास को। राजगीर सीट पर कांग्रेस और माले के बीच टकराव है। माले ने राजगीर के बदले अपनी औराई सीट छोड़ी, लेकिन कांग्रेस ने राजगीर पर भी दावा ठोक दिया है। अब सवालों की बारी। बात क्यों नहीं बन पा रही? सहनी की भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं और इस खींचतान का महागठबंधन पर असर क्या पड़ सकता है, सुनिए जानकार से। दरअसल वोटर अधिकार यात्रा के दिनों में और बाद में भी जिस तरह से महागठबंधन काफ़ी मजबूत नज़र आ रहा था, अब इन चुनाव के वक्त में उसमें ज़्यादा दरारें दिख रही हैं। सीटों के बंटवारे में देरी इसकी तो खास वजह है ही। कहा जा रहा है कि आईआरसीटीसी घोटाले में चार्जशीट होने के बाद तेजस्वी का व्यवहार काफ़ी बदला हुआ है। कांग्रेस अपनी शर्तों से झुक नहीं रही है, हालांकि उसकी सारी बातें मान ली गई है लगभग। इस बार भी ठीकरा मुकेश सहनी पर फोड़ा जा रहा है, जबकि वे 15 सीटों से भी संतुष्ट नजर आ रहे हैं। मगर जिस तरह से सीट और टिकट बंटवारे में देरी हुई है, उसका असर चुनाव पर तो पड़ेगा ही। तो ये थी बिहार की तस्वीर, लोकतंत्र में पूरी तरह से पगी हुई। ये लोकतंत्र ही है जहां मतदाताओं के साथ साथ उम्मीदवारों के पास भी विकल्पों की भरमार होती है। एक पार्टी से टिकट ना मिले तो दूसरी से ले आओ, वहां भी ना मिले तो अपने ही गठबंधन में लड़ लो। लोकतंत्र की खूबसूरती इतनी है कि एक पार्टी का नेता अपनी ही पार्टी के नेता को हराने के लिए अभियान चला सकता है। एक ही सीट पर एक ही गठबंधन के उम्मीदवार लड़ सकते हैं और इसको फ्रेंडली फाइट कह सकते हैं, वगैरह वगैरह। बाकी जैसा कि मीर तकी मीर कह गए हैं, इब्तिदाए इश्क है रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। और देखिए हमारा खास कार्यक्रम जमघट। हमारे संपादक सौरभ द्विवेदी ने जेडीयू के वर्किंग प्रेसिडेंट संजय झा से बात की। सारे ज़रूरी मुद्दों पर लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। अब सुर्खियों की बारी। गुजरात में आज नई कैबिनेट का विस्तार हो गया। शपथ ग्रहण समारोह गांधीनगर के महात्मा मंदिर में हुआ। राज्यपाल देवव्रत आचार्य ने 21 विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाई। इनमें 19 नए चेहरे हैं। 4 मंत्रियों का रैंक वही है, लिहाजा उन्हें शपथ नहीं दिलाई गई। कुल मिलाकर के अब गुजरात कैबिनेट की संख्या 16 से बढ़कर 26 हो गई है। 3 महिलाएं भी इसमें शामिल हैं। सूरत से आने वाले हर्ष सांघवी को डिप्टी सीएम बनाया गया है। 40 साल के सांघवी इसके पहले राज्य के गृह मंत्री का पद संभाल रहे थे। जामनगर नॉर्थ से विधायक रिवाबा जडेजा को भी कैबिनेट में जगह मिली है। कैबिनेट विस्तार में जातीय और क्षेत्रीय समीकरण का खासा ख्याल रखा गया है। पाटीदार समाज से 6 विधायकों को जगह मिली है। दलित और पिछड़े वर्ग को भी खास तरजीह मिली है। ओबीसी से 8, एचसी से 3 और एसटी से 4 विधायकों को मंत्री बनाया गया है। वहीं सौराष्ट्र कच्छ से 9, मध्य गुजरात से 6, दक्षिण गुजरात से 5 और उत्तर गुजरात से 4 विधायकों को मंत्री पद दिए गए हैं। कैबिनेट विस्तार के पीछे कई कारण गिनाए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि निर्णय अगले कुछ महीने में होने वाले स्थानीय चुनावों और 2027 के विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखकर लिया गया। कई मंत्रियों के प्रदर्शन भी खराब थे, इसलिए उन्हें बदला गया। कैबिनेट में 15 विधायक दलित पिछड़े वर्ग से हैं। क्या यह फैसला कांग्रेस के दलित पिछड़ों की राजनीति का काउंटर करने के लिए लिया गया?
किस तरह नए कैबिनेट में विधायकों को चुना गया, उसके पीछे की पॉलिटिक्स समझने के लिए हमने बात की जानकारों से। काफी सारी चीजें बीजेपी ने यहाँ पे की है, जिसके अंदर कास्ट इक्वेशन का भी ध्यान रखा गया है, साथ ही सभी रीजनल क्षेत्रों का भी ध्यान रखा गया है, चाहे वो दक्षिण जोन की बात हो, मध्य जोन की बात हो, या फिर सौराष्ट्र की बात हो, उत्तर गुजरात की बात हो। उत्तर गुजरात में भी जो है वहां से जो मंत्री लेने हैं उसमें भी कास्ट कॉम्बिनेशन का पूरा ख्याल रखा गया है। पाटीदारों को जो है वो तवज्जो पूरी तरह से दी गई है। सीएम के साथ कुल 7 पाटीदार मंत्री हैं, उसके अलावा ओबीसी जो सबसे बड़ा तबका है, और आने वाले दिनों में जो स्थानीय निकाय के चुनाव आने वाले हैं उसमें ओबीसी आरक्षण जो है वो 10% से बढ़कर 27% हुआ है। तो उसको ध्यान में रखते हुए ओबीसी मंत्रियों की जो संख्या है वो 8 जो मंत्री हैं वो ओबीसी समुदाय से आते हैं। अलग अलग उसमें कम्युनिटियां ली गई हैं, पर पूरी अगर बात की जाए बुके की तो ओबीसी समुदाय को काफी तवज्जो इस मंत्रिमंडल में दी गई है। उसके अलावा 2 क्षत्रिय चेहरे हैं, उनको भी जगह दी गई है। आदिवासियों को भी जो है 4 आदिवासी मंत्री भी दिए गए हैं। 3 ऐसी कम्युनिटी के भी जो हैं वो चेहरे आए हैं, जिनमें से एक स्वतंत्र प्रभार दिया गया, यानी कि ऑलमोस्ट कैबिनेट जैसा जो है वो उनको प्रभार दिया गया है। तो ये पूरा खाका तैयार किया गया जिसमें ध्यान रखा गया है कि सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व मिले, सभी समुदाय को ध्यान में लिया जाए, और साथ ही जो क्षेत्रीय समीकरण है उसके ऊपर पूरा फोकस बीजेपी ने किया है। जो मंत्रियों की जिन मंत्रियों को ड्रॉप किया गया है उनमें परफॉर्मेंस के अलावा काफ़ी जो इश्यूज थे वो उनका जो परफॉर्मेंस था वो परफॉर्मेंस सही ना होने के साथ साथ उनके खिलाफ कुछ शिकायतें मिली थी, उनको भी ध्यान में रखा गया है। और साथ ही जो नए मंत्री आए उसमें पूरा ध्यान ये रखा गया है कि जो पहली बार विधायक बने हैं ऐसे बड़े चेहरों को जो है मंत्रिमंडल में जगह दी गई है। यानी कि अगर आप युवा हैं, आप काम करना चाहते हैं, पार्टी आपको जो है मौका दे रही है, आप इस मौके को लपकिए और अपना परफॉर्मेंस दिखाइए ताकि आने वाले दिनों में आपको इसका रिवॉर्ड मिल सके। मुमकिन है कि इनमें से कई जो चेहरे हैं जिनको पहली बार जीतने के बाद जो है मंत्री बनाया जा रहा है, तो उनका जो है आने वाले दिनों में प्रमोशन होगा वो परफॉर्मेंस के आधार पे होगा। इनका ये जो 2 साल का परफॉर्मेंस रहेगा उसके आधार पर उनका भविष्य तय होगा। अगली सुर्खी में बात कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के 2 दौरों की। शुरुआत उत्तर प्रदेश के फतेहपुर से हुई। मॉब लिंचिंग के कारण जान गंवाने वाले हरिओम वाल्मीकि के परिवार से उन्होंने मुलाकात की। हरिओम की 1 अक्टूबर की रात लाठी डंडों से पीट कर हत्या कर दी गई थी। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि यूपी सरकार परिवार को डरा रही है। बोले कि देश भर में जहां भी दलितों पर अत्याचार होगा कांग्रेस पार्टी उनके साथ खड़ी होगी। हालांकि राहुल के पहुंचने के पहले हरिओम के परिवार ने उनसे मिलने से इनकार कर दिया था। परिवार का कहना था कि वे सरकार से संतुष्ट हैं और किसी तरह की राजनीति नहीं करना चाहते, जिसके बाद पुलिस ने राहुल के काफिले को रोक लिया था। बाद में प्रशासन ने राहुल को मुलाकात करने की परमिशन दे दी। राहुल ने परिवार से पूरे घटनाक्रम की जानकारी ली। मुलाकात से इनकार करने के सवाल पर भी राहुल ने जवाब दिए। बोले कि हरिओम के परिजनों को सरकार के लोगों ने धमकाया है। आपने देखा परिवार ने तो मुझसे मीटिंग की, आधा घंटा बातचीत की। आज सुबह उन्होंने कहा कि आज सुबह उनको धमकाया गया, सरकार के लोगों ने उनको धमकाया और उनसे कहा कि राहुल गांधी से नहीं मिलना है, आप वीडियो पे कहिए। ये उन्होंने हमें बताया है। देखिए वो जरूरी बात नहीं है, मेरा सुनिए, वो जरूरी बात नहीं है। मुझसे मिले मुझसे ना मिले वो जरूरी बात नहीं। जरूरी बात यह है कि अपराधी नहीं। सर मांग क्या किया है? ये इन्होंने कोई गलती नहीं की है। इनके बेटे को, भाई को मारा गया है, अपराधी दूसरे लोग हैं। उत्तर प्रदेश से निकलकर राहुल असम गए। यहां उन्होंने सिंगर जुबीन गर्ग को श्रद्धांजलि दी, उनके परिवार से मुलाकात की। राहुल बोले कि हम चाहते हैं कि सच सामने आए, लोग जानना चाहते हैं कि हुआ क्या था। बात जुबिन गर्ग की हो रही है तो उनके केस से जुड़ी एक अपडेट भी देते हैं। जुबिन गर्ग की मौत को लेकर सोशल मीडिया पर तमाम अटकलें लगाई जा रही हैं, कई कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज भी तैर रही हैं। इन सब पर सिंगापुर पुलिस की भी निगाहें हैं। पुलिस ने लोगों से इस मामले में अटकलें ना लगाने की अपील की है। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच चल रही है, पूरा होने में लगभग 3 महीने लग सकते हैं। शुरुआती जांच के आधार पर पुलिस को किसी गड़बड़ी का शक नहीं है। जुबिन गर्ग की 19 सितंबर को सिंगापुर में मौत हो गई थी। वो नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल में हिस्सा लेने सिंगापुर गए थे। मामले में अब तक 5 लोग गिरफ्तार भी हो चुके हैं। अगली सुर्खी, भारत में स्वदेशी फाइटर प्लेन बनाने में अब और तेजी आएगी। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने महाराष्ट्र के नासिक में प्रोडक्शन लाइन शुरू की है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसका उद्घाटन किया। इस दौरान तेजस के MK-1A ने अपनी पहली उड़ान भरी। 26 सितंबर को MiG-21 के रिटायर होने के बाद अब इन्हीं तेजस को उसकी जगह लेनी है। ये एक हल्का सिंगल इंजन वाला फाइटर जेट है जो 4.5 जनरेशन का है, यानी सेंसर्स और रडार के लिहाज से इसमें लगी टेक्नोलॉजी बहुत ही एडवांस्ड और हाई क्वालिटी की है। उम्मीद है कि ये हमारी डिफेंस लाइन को और मजबूत बनाएगा। एक समय था
जब देश में रक्षा की जरूरतों को पूरा करने के लिए अन्य देशों पर हमारा देश निर्भर था और लगभग 65 to 70% डिफेंस इक्विपमेंट इंपोर्ट किए जाते थे, लेकिन आज स्थिति बदल चुकी है। अब भारत 65% मैन्युफैक्चरिंग अपनी ही धरती पर कर रहा है और बहुत जल्द ही हम अपनी डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को 100% तक ले जाना चाहते हैं। ये हमारा संकल्प है। आज का ललन टॉप शो यहीं तक। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। शुभ दीपावली।